नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर की, जहां पर ऑफ कोर्स इनोवेशंस हैं, सरकार की नीतियों में काफ़ी फेरबदल है और ऑफ कोर्स बाजार की नज़र यहां पर बजट पर भी है। आजकल काफ़ी सारे डिसीजंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के तौर पर नोटिफिकेशंस में बजट से बाहर ही आ जाते हैं, कई बार तो कैबिनेट से भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन क्या कुछ देख रहा है एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर इस बार बजट से, इस पर भी करेंगे बातचीत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी, इस्मा के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी और किसान से के फाउंडर एंड सीईओ नितिन पुरी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर पल्सेस के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर एक नोटिफिकेशन भी आया है। बाजार शायद ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि तुअर के फ्री इंपोर्ट को यहां पर एक्सटेंशन मिल जाएगी और वो नोटिफिकेशन हमने आता हुआ देखा भी। बिमल जी, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन इसी के ऊपर। फसल इस बार अच्छी है, लेकिन सरकार की बहुत क्लियर क्लैरिटी है कि दालों के प्राइसेस को ऊपर नहीं जाने देना है। अगर भाव एमएसपी के नीचे आते हैं तो सरकार किसानों से खरीद लेगी। तो दोनों तरफ यहाँ पर एक सपोर्ट या बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से है। एज एन इंडस्ट्री आप इसे कैसे देखते हैं? धन्यवाद मनीषा जी, आपने मुझे शो पे आमंत्रित किया। देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि देखिए इस साल भी जो प्रोडक्शन नंबर जो सरकार की तरफ से आए हैं वो लगभग 35 लाख टन है, जो लास्ट ईयर लगभग 34 लाख टन थे। तो हमारा अनुमान है कि जो प्रोडक्शन है इस साल, हालांकि ट्रेड के जो आंकड़े हैं वो मेरे ख्याल से कुछ पिछले साल से ज्यादा है। ट्रेड का अनुमान है कि हमारे यहाँ 38 से 40 लाख टन इंपोर्ट होगा। हमारे यहाँ इस साल लगभग 38 से 40 लाख टन का उत्पादन होगा। जी। तो मैं समझता हूँ कि इस सरकार के आंकड़ों से ट्रेड के आंकड़े कुछ डिफर करते हैं, क्योंकि इस साल जो अभी अराइवल्स है, अभी जो अराइवल चल रही है, हम देख रहे हैं कि अराइवल पिछले साल के सामने काफी अच्छी अराइवल है और प्राइसेस भी काफी कम आ चुके हैं। प्राइसेस लगभग जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है या उसके नीचे कुछ मंडियों में दिख रहा है। तो लेकिन सरकार ने ये एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया है कि अगर जो उत्पादन जो है, अगर 33 लाख टन या थोड़ा उससे ज्यादा रहा, क्योंकि जो हमारा कंजम्पशन है वो लगभग 45 लाख, हमारा अनुमान है कि हमारा कंजम्पशन 45 लाख टन है। तो उसके सामने प्रोडक्शन कम है और इसकी जो डिमांड है वो मार्च महीने से काफी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये कदम जो है वो सही कदम है। इसमें सरकार ने अभी से एक लॉन्ग टर्म साल भर के लिए कदम उठाया है। और देखिए, इंपोर्ट भी आप जानते हैं कि जो तुअर है हमें ज्यादा से ज्यादा ये म्यांमार से आती है, जो लगभग 3-3.5 लाख टन इस साल भी हम अनुमान करते हैं। वहाँ थोड़ा इस साल प्रोडक्शन ज्यादा है, तो हमारा अनुमान है कि वहां से 3.5 से 4 लाख टन आएगा। अफ्रीकन जो तुअर है वो अगस्त महीने में आती है, तो उसमें अभी देरी है। तो मैं क्या समझता हूँ कि ये जो कदम है वो सही है, और ऐसा ही कदम हम उड़द में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली तुअर उड़द दोनों के नोटिफिकेशन साथ में आते हैं। उड़द में भी अगर हम देखें तो इस साल हमारा उत्पादन कम रहा है सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इनफैक्ट पिछले साल से भी कम रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उड़द में भी ऐसा एक नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी शायद साल भर के लिए होना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को अपील करना चाहता हूँ कि जो येलो पीस का जो इम्पोर्ट जो हर 2 महीने 3 महीने में एक्सटेंड हो रहा है, उसको सरकार को बिल्कुल बंद करना चाहिए। उसकी अब जरूरत नहीं है। उसकी वजह से हमारे यहाँ अब इम्पोर्ट, ये येलो पीस का इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, बल्कि डंपिंग हो रही है। बड़ी मात्रा में येलो पीस आ रहा है, और येलो पीस जो है जिसके जो हमारा जो कॉस्ट है वो लगभग 32-33 रुपीज है। आज यहाँ पे पोर्ट्स पे 32 रुपीज में येलो पीस बिक रहा है। तो इससे सारी दालों पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। ये सिर्फ चने को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, ये चने को इम्पैक्ट कर रहा है, तुअर को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि जो येलो पीज है वो 32 रुपीज है। इसकी जो दाल बनती है वो लगभग 40 रुपए बिकती है। तो जबकि दूसरी दालें जो है वो 100 रुपए के ऊपर है। तो इसलिए क्या है कि वो उससे ये प्राइस इतना इसका कम है, ये दूसरी दालों की डिमांड को भी कम कर रही है, और इससे जो भाव भी है उस पर काफी भी प्रेशर आ रहा है। इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर ये तरीका रहा, हमने लगभग देखिए हमने 3 मिलियन टन 30 लाख टन हमने पिछले साल इंपोर्ट किया है। अब इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर इसी तरह अगर हम ये सस्ता इंपोर्ट करते रहेंगे, कि चीपर, क्योंकि हमारा सरकार का हमेशा कंटेंशन यही था। 2018 में जब येलो पीस का इंपोर्ट बंद किया गया था, तो सरकार का मेजर कंटेंशन यही था जो कि येलो चीपर इंपोर्ट इज हर्टिंग द इंडियन फार्मर्स। और लेकिन आज हम उसी पॉलिसी को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। देखिए, जब सरकार ने पिछले साल 2018 में बंद किया था, 2016-17 में हमारा प्रोडक्शन था अबाउट 16 मिलियन 17 मिलियन टन, जो बढ़कर 2022-23 में 27 मिलियन टन हो गया।
तो ये सरकार को उस कदम को उठाने से सरकार को बहुत फायदा हुआ, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। देखिए 2030 तक हमें 40 मिलियन टन दालों की जरूरत पड़ेगी। पिछले साल हमारा जो प्रोडक्शन था घटकर 24 मिलियन टन हो गया, क्योंकि एल नीनो का इम्पैक्ट था। इस साल हम उम्मीद करते हैं प्रोडक्शन कुछ बढ़ेगा, लेकिन ये इस तरह की अगर ये चीपर इंपोर्ट की पॉलिसी रही तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसानों को इससे कोई उत्साहवर्धक उन्हें एक सोच मिलेगी। उन्हें वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि दालों को उत्पादन करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखें इस साल ही जबकि हमारा मानसून बहुत अच्छा रहा है, हमने देखा है कि रबी क्रॉप में भी दालों से कुछ जो एरिया है वो मेज में और व्हीट में शिफ्ट हुआ है। आप देखेंगे ये जो चीपर इंपोर्ट है, अभी ये ऐसा कदम मैंने आज ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी है कि व्हीट के प्राइस ज्यादा और दाल के प्राइस कम हो गए हैं। व्हीट बाजार में बिक रहा है 34 रुपए किलो में, जबकि येलो पीस बिक रहा है 32 रुपए किलो में। वो जो व्हीट जो 11% प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, और जो येलो पीस जो एक अच्छी दाल है, जो हमारे लिए बड़ी हेल्दी प्रोडक्ट है, जिसमें 23% प्रोटीन है, वो सस्ता बिक रहा है। आई थिंक विमल जी, द होल आइडिया इज टू गेट प्रोटीन के लोअर वर्ग के लिए सरकार वो लगातार यहाँ पर कहती भी रही है, लेकिन आपका पॉइंट वेल टेकन है कि डंपिंग नहीं होनी चाहिए। और जैसे आपने कहा तुरंत तुअर एक्सपेक्टेड था, उड़द भी हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे वो नोटिफिकेशन शायद। एज ऑफ नाउ जिस तरह की सरकार की नीतियाँ रही हैं, विमल जी आप एट ऑल यहाँ पर बजट एक्सपेक्टेशंस में यहाँ पर कुछ दालों के लिए सेगमेंट के लिए कुछ आता हुआ देखते हैं? क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी की बात सरकार ने की है, लेकिन हमने साथ ही साथ इंपोर्ट में एक्सटेंशंस भी आते हुए देखे हैं। तो बजट से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार दालों के सेक्टर को? देखिए बिल्कुल, देखिए सरकार आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, और जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है 40 मिलियन टन 2030 तक होगी, तो हमें सरकार को एक बजट में एक ऐसा प्रावधान आना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। हमें ये जो प्रेजेंट जो पॉलिसी है, जो नीजर पॉलिसी है, 2 महीने 3 महीने हम येलो पीस का एक्सटेंशन कर रहे हैं और सस्ता इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे हमारे किसानों को बहुत नुकसान होगा। एक मैसेज जो जा रहा है वो खराब जा रहा है। अगर हमें आत्मनिर्भरता करनी, अगर हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना है, तो सरकार को एक बैलेंस पॉलिसी की जरूरत है, ताकि हमारे कंज्यूमर्स, हमारे जितने स्टेक होल्डर्स है, वो कंज्यूमर्स हो, वो किसान हो या ट्रेड हो या इवन गवर्नमेंट भी हो, सबका हित इसमें देख के एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लानी चाहिए। कि जो 2 महीने 3 महीने में एक नोटिफिकेशन जो इशू होते हैं, मैं आपको बताऊं जनवरी 2023 के बाद लगभग 15 से ज्यादा नोटिफिकेशन, मतलब आप देखिए 2 साल के अंदर में 15 नोटिफिकेशन दालों के सेक्टर में इशू हो चुके हैं। तो इस तरह की पॉलिसी से आप आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म विजन होना होगा। सरकार को बजट में प्रावधान आने चाहिए कि किस तरह हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, किसानों को उसमें किस तरह का उनको प्रोत्साहन मिले कि वो हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा दालों का उत्पादन बढ़ाए। नहीं तो हमारी हालत वही होने वाली है जो तेल में हुई थी। 1995 में तेल का इंपोर्ट 5 लाख टन होता था, जो आज बढ़कर 160 लाख टन हो गया। तो क्योंकि वही सस्ता तेल हम लाने के चक्कर में हम तेलों का इंपोर्ट बढ़ाते रहे, और हम तेल आत्मनिर्भरता की जगह हम तेल के इंपोर्ट पे निर्भर हो गए। तो मैं नहीं समझना चाहता हूँ कि सरकार इस पे ध्यान देवे और हम ऐसी स्थिति में फिर से न आए, और जो दालें हैं वो तेल की तरह उसकी स्थिति न बने। तो एक ऐसा प्रावधान लाए, इस पे लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस पे लाए कि जो इंपोर्ट भी है, जो हमारी जरूरत है, वो भी टाइम टू टाइम होता रहे। उस पे हमने सरकार को प्रेजेंटेशन भी दिया आईपीजे ने, और हम सरकार में इसे मिलकर काम भी करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारे लिए इस जो दालें हैं वो एक स्टेपल फूड है और हमें इसकी जरूरत है, और हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्दी बनने वाले हैं। 2027 में ऐसा अनुमान है कि इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमारी जो परचेजिंग जो पैरिटी है, जो हमारे प्राइस कैपेसिटी है, वो बढ़ती जा रही है हमारे कंज्यूमर्स की। तो हमें फूड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ते जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत जरूरी है कि दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिले, और उसके लिए सरकार लॉन्ग टर्म पॉलिसी लाए। ये जो छोटी छोटी जो इंपोर्ट पॉलिसी ला रहे हैं, नीजर पॉलिसी, इनको अवॉइड करना चाहिए और बैलेंस पॉलिसी होनी चाहिए। और इसको जो चीपर इंपोर्ट है, अगर सरकार इसको इंपोर्ट को जारी रखना चाहती है, तो कम से कम उस पर ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा आना चाहिए कि जो मिनिमम जो लैंडिंग प्राइस है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर हो, ताकि किसानों को नुकसान नहीं हो और कंज्यूमर्स को भी एक रीजनेबल प्राइस में
उपलब्धता बनी रहे। Well, तो इस तरह absolutely. की सरकार को हमने इस तरह का प्रेजेंटेशन पहले भी दिया सरकार को, और हम अभी भी सरकार के साथ मिलकर इसमें काम करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली विमल जी, तो जैसे आपने कहा कि इंपोर्ट्स अच्छी बात है, लेकिन डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए, और दूसरा जो लैंडिंग प्राइस है वो एमएसपी के नीचे नहीं आनी चाहिए, तो सभी बाजार यहाँ पर बेहतर रहेंगे। विमल जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, ऑफकोर्स इंपोर्ट्स पे बात करने के लिए, और बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। वेल, ये दालों की बात है जहाँ पर ऑफकोर्स पिछला साल वॉलेटाइल था, भावों में बहुत ज़्यादा तेजी थी, और इस साल हमने भावों में गिरावट के साथ 2025 शुरू होता हुआ देखा है। बजट इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए कि अब सरकार की नीति इसके ऊपर क्या बन के आती है, और जैसे विमल जी कह रहे थे, लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की यहाँ पर जरूरत है। वेल, आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर किसान से के फाउंडर एंड सीईओ नितिन पुरी से करेंगे। नितिन जी नमस्कार। आपने दालों का हाल तो यहाँ पर सुना ही, लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर की जहाँ तक बात है और जिस तरह का काम आप करते हैं, जहाँ पर आप डायरेक्टली किसानों के साथ काम करते हैं, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार बजट से, क्या कुछ चैलेंजेस हैं? पहले तो यही जानना चाहेंगे कि किसान से ने पिछले एक साल में यहाँ पर क्या कुछ किया। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया मनीषा, और मुझे बहुत खुशी है कि किसान से ने जब जन्म लिया था तब आपने ही पहला इंटरव्यू किया था। सो हियर वी आर 1 ईयर लेटर, थैंक यू सो मच। किसान से का बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ टू एनेबल एम्पावर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़। बहुत सारे किसान संघ हैं, एफपीओ हैं, एफपीसी हैं हिंदुस्तान में, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कैपेबिलिटी होती है, लेकिन उनको मार्केट एक्सेस नहीं मिलता है। तो ऐसे एफपीसीज़ को, एफपीओज़ को हम बाज़ार तक लेके जाते हैं। कोऑपरेटिव्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, एफपीओ हैं, एफपीसी हैं। और बजट में क्या देखा गया है पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 साल से खास करके एफपीसी क्रिएशन के ऊपर बहुत जोर दिया गया। तो लगभग 20,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज आज की तारीख में हिंदुस्तान में है, तो ये बहुत ही सराहनीय है। और बहुत सारी जगहों पे ये भी देखा गया है कि इन एफपीसीज को एनेबल करने के लिए इक्विटी सपोर्ट देने के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी एम्फेसिस दिया गया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बनना चाहिए, जिस स्पीड से बनना चाहिए, वो अलग-अलग कारणों से नहीं हो पाया है। तो एक बहुत बड़ी उम्मीद और एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन किसान से जैसी कंपनियों की, और किसान से जुड़े हुए किसानों से जो एक्सपेक्टेशन है उनकी ये है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जाए। बिकॉज एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, कोऑपरेटिव एसएचजी सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो एक पेपर पे एक संस्था है। उसको कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग, फूड सेफ्टी, प्रोडक्शन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, नॉलेज देने की ज़रूरत है, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खास ज़रूरत है। तो आप सोचिए कि अगर छोटे-छोटे फैक्ट्रीज, छोटे-छोटे यूनिट हिंदुस्तान भर में बन जाएँ, और सरकार की बहुत सारी अन्य योजनाएँ हैं, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, बहुत सारे सरकार के तंत्र हैं, और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि नाबार्ड है, एसएफएसी है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है। तो ये सारी चीज़ें अगर कन्वर्ज हो जाती हैं, और हम बोलें कि मान लीजिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर हमने 700 के ऊपर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिए, और हर जिले का, हर डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेशल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसको फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए, और वहाँ की प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, और कंज्यूमर तक एक अच्छा प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए अगर पूरा एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाए, एक डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप, जिसके थ्रू देन प्रोडक्ट्स कैन मूव, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। और जो हम ट्रू डेवलपमेंट बोलते हैं, एक डेवलपमेंट होता है कि आपने किसी को सो कॉल्ड डेवलपमेंट, जिसमें आप कोई सब्सिडी ग्रांट देते हैं, वो कंजम्पशन में चला जाता है, लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी असर होता है। किसी भी तरह के इंसेंटिव का अगर एक एसेट क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट किया जाए, और वो एसेट अगले 20 से 30 साल, एक जनरेशन तक ऑन अ वर्चुअल साइकिल बेसिस उस किसान संघ को, उन फार्मर्स को इनकम देने के लिए मदद करे, तो इससे बड़ा डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। सो आई थिंक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी द टॉप प्रायोरिटी इन दिस बजट। ये तो आपने किसान के तौर पर बात की, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिहाज से, और वहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलना चाहिए। लेकिन नितिन, अगर हम द काइंड ऑफ स्टार्टअप्स जैसे आपके हैं, जिस तरह का काम होता हुआ नज़र आ रहा है, जो काम आप यहाँ पर कर रहे हैं, फॉर योर स्टैचर, आप यहाँ पर बजट से क्या मानेंगे? क्या कुछ चैलेंजेस आपको यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं? तो एज अ स्टार्टअप बहुत मुझे खुशी हुई है पिछले 1 साल में, जब से हम किसान से को भी आगे लेके गए हैं, कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार की बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जिससे हमें बहुत फायदा मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डीपीआईपी की बहुत अच्छी योजनाएं हैं टू सपोर्ट स्टार्टअप्स लाइक अस। इक्विटी ग्रांट, अलग-अलग तरह की योजनाएं हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंदर बहुत सारे मार्केटिंग स्कीम्स हैं, जिसके अंदर हमारे जैसे स्टार्टअप्स को मौका मिला है हिंदुस्तान में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाने का। स्टार्टअप्स को जैसे कहते हैं ना, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट स्टार्टअप की नॉर्मली लोग कहते हैं कैपिटल होती है, बट मैं ये नहीं मानता हूँ। कैपिटल देने वाले बहुत लोग हैं, अच्छे बिजनेस मॉडल को फंड करने वाले, फाइनेंस करने वाले, इक्विटी डेट देने वाले बहुत लोग हैं। सरकार का रोल फंडिंग, फाइनेंसिंग में हमें रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। सरकार अगर एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, कनेक्टिंग द डॉट्स कर सके,
और जितनी भी योजनाएं हैं उनको डवटेल कर सके ताकि ऑप्टिमली यूटिलाइज हो सरकार की सारी योजनाएं, सारा इन्वेस्टमेंट, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। उसके ऊपर पूरा जोर होना चाहिए, विच इज टेकिंग दीज इनिशिएटिव्स लाइक द ओडीओपी प्रोग्राम टू द नेक्स्ट लेवल। अपीडा जैसी संस्था है, अपीडा का मैंडेट है टू प्रमोट मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अभी भी हम देखते हैं, अब मान लीजिए हमारी 180 देशों के ऊपर हर देश में एक एम्बेसी है, तो क्या एक ऐसा कोई इनिशिएटिव फॉर एग्जांपल लिया जाए कि हर एम्बेसी में एक डिपार्टमेंट बनाया जाए जो इन 700 के ऊपर जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं हम बैकएंड से, वो इन एम्बेसीज के थ्रू एक स्पेशल अटैचे ऑफिसर के थ्रू उस देश में प्रमोट हो। तो सरकार के पास बैंडविड्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीपल है, को मोनेटाइज किया जा सकता है बहुत अच्छे से बाय यूजिंग द प्रोफेशनल स्किल एक्सपर्टीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। कैपिटल देने वाले और लोग रेडी हैं, लेकिन सरकार की जो रीच है, सरकार का जो नेटवर्क है, सरकार की जो एबिलिटी है चीजों को एक अलग लेवल पे लेके जाने की, दैट इज अनपैरेलल्ड। उसको फोर फ्रंट पे रख के, उसको सेंटर में रखते हुए क्या क्या इनिशिएटिव सरकार ले सकती है टू प्रमोट। सरकार से ज्यादा बेहतर और बड़ी मार्केटिंग यहाँ पर कोई नहीं कर सकता, और ऑफ कोर्स सरकार के पास वेरविडॉल भी है। नितिन, एक फाइनल सवाल आपसे, जब हमने शुरुआत की थी, जब आपने यहाँ पर शुरुआत की थी और हमने आपसे बात की थी, तो लिमिटेड कमोडिटीज आपके पास थी। एज ऑफ नाउ कितने किसानों के साथ आप जुड़े हुए हैं, कितने एफपीओज के साथ, और क्या कुछ प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए हैं, और क्या प्लान है 2025 के लिए? जी, आज की तारीख में आपने सही कहा, जब हम मिले थे 1 साल पहले तो बहुत छोटे थे हम। आज हम लगभग 50,000 किसानों से जुड़े हुए हैं, लगभग 12 कैटेगरीज में हैं हम, ड्राई फ्रूट्स, पल्सेस, स्पाइसेस, मिलेट्स, घी, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल एक्सेट्रा। एंड द होल एंडेवर इज कि हम कंज्यूमर्स को एक अच्छा प्रोडक्ट दिलाएं, क्योंकि हिंदुस्तान की जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी वो बहुत वाइड है, और हमने देखा है कि जो एफएमसीजी ब्रांड्स टिपिकल होते हैं वो बड़ा एक नैरो व्यू लेते हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट लेके आते हैं। आप चावल जैसी एक छोटी कमोडिटी देख लीजिए, जो ट्रेडिशनल इंडियन राइस वैरायटीज हैं, इतनी सारी राइस वैरायटीज हैं जो कि काफी टेस्टी हैं, हेल्दी हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, प्रोटीन में ज्यादा है, बट ऑल दीज वैरायटीज हैव बीन फॉरगॉटन, क्योंकि जो रिसर्च थी हमारी वो कुछ वैरायटीज तक सीमित रह गई, और 90% वैरायटीज जिनसे बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है वो रह गई, जो हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, टेस्ट में भी अच्छी हैं। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की राइस वैरायटीज को सामने लेके आया जाए फॉर एग्जाम्पल, और इस तरह से अलग अलग सेक्टर में आप देखेंगे बहुत सारे फॉरगॉटन वैरायटीज हैं। इनफैक्ट सरकार ने एक और इनिशिएटिव लेना चाहिए, विच इज आल्सो रिलेटेड टू योर पास्ट प्रीवियस क्वेश्चन, कि इन तरह की वैरायटीज को किस तरीके से फोर फ्रंट पे लाया जाए थ्रू मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन यील्ड इंप्रूवमेंट, वैराइटल इंप्रूवमेंट एक्सेट्रा। तो ये सब तमाम चीजें करने के लिए बहुत सारा स्कोप है, और हमारा किसान से का ये ऑब्जेक्टिव है कि हिंदुस्तान में हर कंज्यूमर को एक हेल्दी टेस्टी प्रोडक्ट मिले, और हर फार्मर को एक अच्छी इनकम मिले, और हिंदुस्तान की जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें जो वैरायटीज, जो प्रोडक्ट्स, जो क्रॉप्स लुप्त हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे फॉर वेरियस कमर्शियल एंड अदर रीजंस, उनको वापस फोरफ्रंट पे लाया जाए, देश में भी लाया जाए और दुनिया भर में भी लाया जाए। ऑलराइट, तो एक लंबी लिस्ट है यहाँ पर विजन्स की, बजट एक्सपेक्टेशंस की, और ऑन ग्राउंड किसानों के साथ कुछ किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और उन सभी चीज़ों पर लाइट डालने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो हमारा फोकस होगा यहाँ पर शुगर एंड एथेनॉल। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नोटिफिकेशन आया है, आगे और भी चीज़ें आने की उम्मीद है, बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इन सब पर बात करेंगे इस्मा के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी से। नमस्कार, स्वागत है आपका, और हमारे साथ अब इस्मा के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ पर समय देने के लिए। वेल, सबसे पहले तो एक चीज़ जिसका यहाँ पर इस्मा लगातार सपोर्ट कर रही थी वो है एक्सपोर्ट्स खुलना, और 1 मिलियन टन बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, जो इनिशियल हम 2 मिलियन टन की बात कर रहे थे उससे कम है। आप क्या एक बैलेंसिंग एक्ट आप यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं, एक तो नंबर के साथ, और दूसरा अब यहाँ पर जिस तरह से इस सीज़न में हमने प्राइसिंग होते हुए देखी है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में हल्की सी गिरावट है, किस तरह का रियलाइजेशंस देख रहे हैं हम इंडियन मार्केट्स में वीज़ा भी एक्सपोर्ट के थ्रू? नमस्कार मनीषा जी, सबसे पहले मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, और हम इस डिसीजन को वेलकम करते हैं। आई थिंक बिल्कुल सही समय पे, सही वक्त पे ये डिसीजन लिया गया है 10 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट्स का, और इस्मा ने हमेशा कंसिस्टेंटली एक स्टैंड लिया हुआ था, क्योंकि हमारा ओपनिंग स्टॉक लगभग 80 लाख टन था, और जो शुगर सीजन है वो भी ठीक ठाक है, और डाइवर्जन जो एक लगभग 40 लाख टन पे फिक्स हो गया था। तो क्योंकि हमारे पास सरप्लस स्टॉक है, और जो पिछले 2 या 3 महीने में हमने देखा कि जो एक्स मिल प्राइस है वो काफी नीचे चला गया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थे, तो एक मार्केट प्राइस स्टेबिलिटी की बहुत आवश्यकता थी। तो मुझे लगता है सरकार ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। हालांकि आपने सही बोला
कि हमारा डिमांड लगभग 20 लाख टन था, बट आप याद करें पिछले महीने हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट किया था कि लगभग 10 लाख टन आप जनवरी में दे दें और 10 लाख टन एक बार क्रॉप का असेसमेंट करके भी बाद में दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है इससे 2 या 3 चीजें इम्पैक्ट होंगी। सबसे बड़ी बात है कि जो लिक्विडिटी है मिल्स को वो आएगी, उससे जो केन पेमेंट है, केन एरियर्स जो काफी रिड्यूस होगा, तो इसमें डायरेक्टली किसानों को फायदा होगा और कहीं ना कहीं कैश फ्लो जो है रूरल इकोनॉमी में आएगा। तो ये बड़ा बड़ा फायदा होगा। लगभग 10 लाख टन से हम उम्मीद है लगभग 4 से 4.5 हजार करोड़ के फॉरेक्स अर्निंग होगी। और एक मार्केट स्टेबलाइजेशन, जो एक प्राइसेस पिछले कुछ महीने में काफी नीचे चले गए, तो लगभग आपको पता है महाराष्ट्र लगभग 32 साढ़े 32 पे चला गया था एक्सपोर्ट प्राइस, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत कम है। तो उससे जो मिलों को नुकसान हो रहा था, कम से कम ये डोमेस्टिक प्राइसेस थोड़े ऊपर आएंगे और जो प्राइसेस है उससे मिलों को वायबिलिटी आएगी। तो ये बड़ा एक फायदा डोमेस्टिक प्राइस की स्टेबलाइजेशन। दीपक जी, एक्सपोर्ट की रियलाइजेशन क्या है और डोमेस्टिक में अभी क्या प्राइसेस हैं? डोमेस्टिक में लगभग आज के हिसाब से लगभग महाराष्ट्र 36 के ऊपर है और लगभग यूपी लगभग 39.5 के आसपास, 40 के आसपास है एक्समिल प्राइस। मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप देखें पिछले 10 साल में जो एफआरपी लगभग 4-4.5% हर साल सीएजीआर के हिसाब से बढ़ा है, बट उसके हिसाब से अगर हम एक्समिल प्राइस देखें तो लगभग वो 2% ही बढ़ा है। हालांकि अदर दूसरी कमोडिटीज को देख लें तो लगभग जैसे व्हीट है, पल्सेस है, ऑयल है, राइस है, तो उसमें लगभग 4.5 से 8 या 9% सीएजीआर से बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि जो रिटेल एवरेज प्राइस है या एवरेज होलसेल प्राइस है शुगर का, वो बिल्कुल फ्लैट रहा है। तो मुझे लगता है, और दूसरा ये भी एस्पेक्ट है कि लगभग जो 70% कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं वो लगभग बल्क कंज्यूमर है, हाउस होल्ड से 30% है। तो आई थिंक ये एक्समिल प्राइस को थोड़ा बढ़ने दिया जा सकता है ताकि ये वायबिलिटी हो, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है मिल्स के लिए और किसानों को आगे भी केन पेमेंट होता रहे। फेयर पॉइंट। जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट अगेन दीपक जी, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन क्या है? अगर डोमेस्टिक में 36-39 चल रहा है तो एक्सपोर्ट में क्या आएगा? यहाँ पर लिक्विडिटी आएगी, वो तो है ही एक चीज, लेकिन एक्सपोर्ट रियलाइजेशन क्या है? देखिए आज के हिसाब से, क्योंकि आई थिंक ग्लोबल मार्केट इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और हमारे देश में ये सरकार ने अलाउ किया है, तो मार्केट हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जब से ये खबर आई ये मार्केट नीचे आया है। बट मुझे लगता है जो प्लांटेशन व्हाइट शुगर है उसकी वायबिलिटी आज आ रही है और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में और गुजरात और कर्नाटका में जो कि पोर्ट्स के पास हैं, तो लो क्वालिटी शुगर आई थिंक उसकी पैरिटी है और हमें उम्मीद है कि वो एक्सपोर्ट होगा। दूसरा ये भी एस्पेक्ट है क्योंकि सरकार ने लगभग 30 सितंबर तक टाइम दिया है, तो 8 महीने का विंडो है। तो 8 महीने के विंडो में मिल डिसाइड कर सकते हैं जैसे वायबिलिटी आती है और या बेटर प्राइस रियलाइजेशन आती है, उसको एक्सपोर्ट उस हिसाब से कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो दीपक जी, बातचीत हो रही थी तो ये माना जा रहा था कि हाँ ठीक है, शायद पहले हम एथेनॉल प्राइस रिवीजन आता हुआ देखेंगे, शुगर में एमएसपी और शुगर एक्सपोर्ट में से किसका नोटिफिकेशन पहले आएगा वो उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन शुगर एक्सपोर्ट का नोटिफिकेशन पहले आया है और आपकी जो बाकी दोनों मांगे हैं वो अभी भी यहाँ पर ऐसे की वैसे ही हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमारे 3 मांगे थी, एमएसपी, एक्सपोर्ट और इथेनॉल रेट। हमें बहुत खुशी है कि एक्सपोर्ट की मांग हमारी पूरी हो गई है और जैसे मैंने बोला, हम इस डिसीजन का ये दर्शाता है कि हमारी कंट्री एक विजनरी लीडरशिप है, बड़ी स्ट्रैटेजिक और बैलेंस थिंकिंग है सरकार की। और अभी जैसा कि मैंने बोला, हमारा पहले भी स्टैंड रहा है कि एमएसपी जो है ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। एक्सपोर्ट से तो एक टेम्पररी इशू था वो रिजॉल्व हो जाएगा, बट एमएसपी इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कि जो लगभग 5 साल से एमएसपी रिवाइज नहीं हुआ है, जबकि एफआरपी रिवाइज होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एमएसपी लाने की आवश्यकता है। तो सरकार बिल्कुल सेंसिटाइज्ड है इस पे। आई थिंक काफी डिस्कशन हो चुकी है इसके ऊपर। मुझे लगता है सरकार इस पे भी कुछ न कुछ जल्दी पॉजिटिव डिसीजन लेगी। दीपक जी, आप बजट से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप बजट से एट ऑल कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको लगता है कि सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के तौर पर आएगा? नहीं, बजट से हमारी एक्सपेक्टेशन है। एक तो जो 2030 का जो रोड मैप बन रहा है उसमें जो हमारे एडिशनल कैपेसिटी इथेनॉल की चाहिए, तो उसमें लगभग हमारा अनुमान था कि लगभग 700-750 करोड़ लीटर का कैपेसिटी एडिशन करना होगा। अगर हमको E20 के बियॉन्ड चाहिए तो उसमें जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है या कई ऐसी योजनाएं सरकार को लानी पड़ेगी ताकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आए।
दूसरा फ्लेक्सी फ्यूल और हाइब्रिड फ्लेक्सी के ऊपर जो जीएसटी रेट की रैशनलाइजेशन है उसकी आवश्यकता है। E100 फ्यूल का डिफरेंशियल प्राइसिंग की आवश्यकता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है उसमें लगभग सपोर्ट फंड की आवश्यकता है जो हमारे बगास से बन सकती है कुछ पायलट, और वैसे ही 2G इथेनॉल। तो ऐसे कई डेवलपमेंट R&D में या ऐसे नए प्रोजेक्ट्स में योजनाएं लाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ आगे से क्योंकि हमको डीकार्बोनाइज करना है, 2070 तक हमारा नेट जीरो गोल है। तो आई थिंक इसमें कई सारे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जो भी बजट से एड्रेस हो सकता है। फेयर पॉइंट था। दीपक बलानी जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वेल, वो ऑफ कोर्स लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ पर शुगर एंड एथेनॉल इंडस्ट्री की तरफ से ही, बट ऑफ कोर्स एक थम्स अप यहाँ पर आता हुआ 1 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट्स को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ भाव जरूर गिरे हैं इस वजह से कि भारत की चीनी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले आएगी, लेकिन जैसे कहा गया कि समय है हमारे पास सितंबर तक ये चीनी बेचने का, तो जैसे जैसे वायबिलिटी होगी भारत यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को चीनी सप्लाई करेगा। और जहाँ तक एथेनॉल की बात है और जैसे जहाँ तक बजट की बात है, जैसे उन्होंने कहा कि चाहे वो एडिशनल कैपेसिटी बढ़ाने की बात है, 2G की बात है, हाइड्रोजन फ्यूल की बात है, साथ ही साथ फ्लेक्सी फ्यूल और हाइब्रिड फ्यूल कार्स की बात है, तो काफ़ी कुछ है। इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम बजट से यहाँ पर सुनता हुआ देखेंगे। तो फिर चाहे वो एग्रीकल्चर है, दालों का सेक्टर है, चीनी का सेक्टर है, हमने आपको आज बताया कि बजट से सभी की क्या एक्सपेक्टेशन है और किस तरह का बाजार एज ऑफ नाउ है। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।